तो जी हम फोर ब्रेन की बात को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। और फोर ब्रेन में हमने क्या क्या देखना था? फोर ब्रेन में देखना था हमने सेरिब्रम देखना था, हमने ऑल्फैक्टरी लोब देखनी थी, और हमने देखना था यहाँ पर डायनसेफ्लॉन। तो सर हम क्या क्या देख चुके हैं अभी तक? हम ऑल्फैक्टरी लोब को पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पे सेरिब्रम को पढ़ चुके हैं, हम बेसिकली कॉर्टेक्स वाले स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, आपको बताया था वहाँ पे गायरी होते हैं, सेल्काई होते हैं, सब चीज़ें हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं और फोर ब्रेन का जो अल्टीमेटली हमारे पास लास्ट पार्ट आ रहा है, दैट इज डायनसेफ्लॉन। क्या आ रहा है हमारे पास? डायनसेफ्लॉन। इसको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पार्ट है हमारे पास डायनसेफ्लॉन फोर ब्रेन का, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। ये 3 चीज़ों से, 3 पार्ट से बेसिकली हमारे पास ये मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं जी हमारे पास? जी देखो, सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर जिससे बना हुआ है वो है हमारे पास थैलामस। क्या है हमारे पास? थैलामस वाला पार्ट सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। अब एक चीज़ जो है वो थैलामस के ऊपर प्रेजेंट है, जिसको कहता हूँ क्या मैं? एपीथैलामस। क्या कहता हूँ मैं उसको? एपीथैलामस। और ऑब्वियसली बात है, कोई एक चीज़ ऊपर है तो जी एक चीज़ बिल्कुल कहाँ पर होगी? नीचे भी ज़रूर होगी। तो नीचे वाली चीज़ को कहता हूँ क्या मैं? हाइपोथैलामस। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे गारंटी दे रहा हूँ मैं कि आपने हाइपोथैलामस के बारे में तो ज़रूर पढ़ा और सुना होगा, ठीक है जी। तो सर हम इसको किसको पढ़ेंगे यहाँ पर? हम क्या हम यहाँ पर हम एपीथैलामस को पढ़ेंगे, या हम थैलामस को पढ़ेंगे, या हम हाइपोथैलामस को पढ़ेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली किसकी? हाइपोथैलामस की। थोड़ी बात किसकी भी देख लेते हैं, एपीथैलामस की भी देख लेते हैं। यार एपीथैलामस क्या है? बहुत पतला पार्ट है। इट इज़ अ वेरी थिन पार्ट एंड इट इज़ नॉट कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। है नर्वस टिश्यू का नहीं बना हुआ, मतलब इट हैज़ नो नर्वस टिश्यू। यहाँ पे नर्वस टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक बात तो यहाँ पर आपने ये ध्यान रखनी है, ठीक है जी। दूसरी बात हमारे पास, जिसकी बात कर रहा हूँ किसकी? थैलामस की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? थैलामस की। तो थैलामस जो है, थैलामस और हाइपोथैलामस ऑलमोस्ट दोनों पास प्रेजेंट है, और ठीक है ना। तो हम हाइपोथैलामस की ना बात करें, किसी बात करेंगे सीधी हाइपोथैलामस की बात करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे जी, यहाँ पर कहता है कि हाइपोथैलामस के आगे, हाइपोथैलामस के फ्रंट में क्या है कि जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, क्या है? जो हमारे पास ऑप्टिक नर्व्स हैं। जैसे हमारे पास 2 आइज़ हैं, हाँ या ना? आप जानते हैं वहाँ पर दोनों, जैसे आइज़ को अगर मैं बना के दिखाऊँ आपको, सपोज दीज आर दी आइज़, ठीक है ना। ये अंदर का सबसे वाला पार्ट है, दिस इज द रेटिना। तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से ऐसे करके एक ऑप्टिक नर्व निकला करती है। अरे याद है कि नहीं है? हाँ या ना? कुछ तो बोलो। यहाँ पे हमारे पास ऐसे करके लेंस हुआ करता है, ये कॉर्निया है। ये समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है? अरे सर आ रही है पक्का, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? ये जो ऑप्टिक नर्व निकली है, ये ऑप्टिक नर्व ऑब्वियसली बात है ब्रेन में जाएगी, हाँ या ना? और जब ये ब्रेन में जाती है तो ब्रेन में जाने के बाद इट फॉर्म्स अ क्रॉस। ये ऐसे करके क्या करती है? क्रॉस करती है। लेफ्ट वाली राइट साइड को जाती है और राइट वाली लेफ्ट साइड को जाती है। क्योंकि दोनों ऑप्टिक नर्व क्या करती है? यहाँ पर आके क्रॉस किया करती है हाइपोथैलामस के फ्रंट पे, ठीक है ना, ठीक है। एंड इट फॉर्म्स मतलब इसको यार मेरे को थैलामस में बताना चाहिए वाली चीज़ आपको बेसिकली, ठीक है ना, क्योंकि वाला पार्ट काम थैलामस में हो रहा है। क्या करती हैं ये? हाइपोथैलामस के सामने थैलामस रीजन में क्या करती हैं ये? बिल्कुल ऐसे करके क्रॉस करती हैं दोनों ऑप्टिक नर्व। और यहाँ पर जो ये एक्स शेप स्ट्रक्चर जो आ रहा है, दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज ऑप्टिक कियास्मा। क्या कहलाता है हमारे पास ये? ऑप्टिक कियास्मा। कियास्मा आप समझते हैं, वैसे भी आपने पढ़ा है कियास्माटा के बारे में। व्हाट इज कियास्माटा? कियास्माटा इज अ एक्स शेप स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जो कहाँ पर बनता है? हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम से मिलता है। जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स पूरे पार्ट से अलग हो जाते हैं पर एक पार्ट पे ऐसे जुड़े रह जाते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्स शेप स्ट्रक्चर आता था, दैट एक्स शेप स्ट्रक्चर नोन एज कियास्माटा, ठीक है ना। रिकॉम्बिनेशन रेड्यूल के पास हम बने रहते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पे भी है एक्स शेप स्ट्रक्चर है। तो सर ये वाली बात आप क्यों बता रहे हो? मैं आपको ये वाली बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस कियास्मा के ऊपर, किसके ऊपर? इस कियास्मा की जस्ट ऊपर, यहाँ पर इस वाले लोकेशन पे क्या है? देयर इज अ ग्लैंड प्रेजेंट। क्या है यहाँ पर? एक हमारे पास एक ग्लैंड प्रेजेंट है, एंड दिस ग्लैंड इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है जी हमारे पास? दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ आई पक्का? तो सर क्या हो गया यार? देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड टू दी हाइपोथैलामस। एक बात तो आपको ये पता होगी, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपको। कहता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? हमारे पास हाइपोथैलामस से कनेक्टेड होता है। दूसरी बात यहाँ पर ना, मैं आपको एक और कंडीशन के बारे में पढ़ाऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना। सुने, चलो पहले हाइपोथैलामस की बात ही कर लेते हैं। देखो यार, मान लो कि सपोज दिस इज दी हाइपोथैलामस। क्या है हमारे पास? ये हाइपोथैलामस है, ठीक है। हाइपोथैलामस से यहाँ से हमारे पास कनेक्टेड है कौन? हियर वी हैव अ कनेक्शन लाइक दिस, एंड दिस कनेक्शन, एंड ये जो है ये हमारे पास दिस इज नोन एज इन्फेंडिबुलम। क्या कहलाता है हमारे पास? ये इन्फेंडिबुलम, ये हमारे पास कहलाया जाता है।
इट इज़ अ स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर जिससे कनेक्टेड होता है। और नीचे वाला पार्ट, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है ये? पिट्यूटरी है। तो एक्चुअली हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होगा? हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होगा कुछ इस जगह पे, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा था ना कि इन फ्रंट ऑफ हाइपोथैलेमस, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे पास ये बनकर आ रहा है। तो कहता है ये पिट्यूटरी, इसके दो पार्ट्स हैं जी, ये आगे वाला पार्ट, सो दिस इज नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या कहलाता है वाला पार्ट हमारे पास? एंटीरियर पिट्यूटरी। और जो ये वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। याद रहेगी कि नहीं रहेगी? अच्छा, पिट्यूटरी को हम एक कॉमन नाम से बोल देते हैं, इसको कहता हूँ क्या मैं? हाइपोफाइसिस। क्या कहता हूँ मैं इसको? इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो आप सुने मेरी बात को, एंटीरियर पिट्यूटरी इज नोन एज एडिनो हाइपोफाइसिस, वेयरएज पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नोन एज न्यूरो हाइपोफाइसिस। ऑल्दो देयर इज वन इंटरमीडिएट लोब दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट लोब, उसको छोड़ देते हैं, वो तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। कहाँ पर? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। अभी आप इस चीज़ को समझते रहें। देखो यार कि हाइपोथैलेमस के पास क्या होते हैं? हाइपोथैलेमस के पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? इट हैज सम स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड दिस सेल्स, दिस न्यूरॉन्स आर नोन एज न्यूक्लियाई। क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियाई। सुन लेना, ये न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस को मिला के नहीं बोल रहा मैं। दिस न्यूक्लियाई आर एक्चुअली न्यूरॉन्स। क्या है ये? न्यूरॉन्स हैं। और ये वो न्यूरॉन्स हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। देयरफॉर दिस न्यूरॉन्स आर नोन एज न्यूरो सिक्रीटरी न्यूरॉन्स या न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, ठीक है ना। ये वो न्यूरॉन्स जो सिक्रीशन किया करते हैं, ये अपने हार्मोन सिक्रेट किया करते हैं। तो कहते हैं कि कुछ हार्मोन्स यहाँ पे बनते हैं हाइपोथैलेमस में, और बनने के बाद वो जाके स्टोर हो जाते हैं कहाँ पर? हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। कहाँ जाके स्टोर हो जाया करते हैं? वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके स्टोर हो जाया करते हैं। ऐसे दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है वैसोप्रेसिन और एक होता है ऑक्सीटोसिन, ADH भी कहते हैं इसको। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, इन्फेंटिबुलम को मिटा रहा हूँ यहाँ पर, कहता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए भी क्या करता है? वो कुछ हार्मोन्स बनाता है। कौन? हाइपोथैलेमस, यहाँ से, ठीक है ना। पर वो हार्मोन्स ना न्यूरॉन के थ्रू नहीं आते, दे कम वाया पोर्टल सिस्टम। किसके थ्रू आते हैं? वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू वहाँ पर आया करते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स यहाँ पे डाल दिए जाते हैं, वो हार्मोन्स यहाँ से आते हैं और वो फिर पिट्यूटरी पे आके गिरते हैं, और पिट्यूटरी के बाद यहाँ से कुछ हार्मोन्स और नए रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। तो इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है, ये जो पूरा आपका पूरा पढ़ाया मैंने, क्या पढ़ाया आपको? एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है ना। अगर कुछ बच्चे जो अभी 11th में जिन्होंने ये वाली चीज़ पहले से नहीं सुनी हुई, ठीक है, तो वो क्या करें? वो इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ दें, क्योंकि ये वाली चीज़ मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा कहाँ पर? केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में, तो वहाँ पर ये वाली चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है ना। ट्रस्ट मी, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आसान चीज़ है ये वाली। पक्का जी? मुश्किल तो नहीं है? बढ़ जाएँ? ओके। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी थी। दूसरी बात मैं बता रहा था आपको किसके बारे में? ऑप्टिक कियास्मा के बारे में, ठीक है। देखो, क्योंकि इसके ऊपर क्रॉस बन रहा है, ये है ना पिट्यूटरी हमारे पास, दिस इज दी पिट्यूटरी एक्चुअली। ऐसे ये हमारे पास एंटीरियर लोब हो गई, सपोज दिस इज द एंटीरियर लोब, ये हो गई हमारे पास कौन सी? पोस्टीरियर लोब। तो दोनों लोब्स यहाँ पे प्रेजेंट है। कई बार क्या होता है? समटाइम्स देयर इज अ एनलार्जमेंट ऑफ पिट्यूटरी। कई बार पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या हो जाती है? एनलार्जमेंट हो जाती है, ये बढ़ जाता है। तो इसके एनलार्जमेंट की वजह से क्या कंडीशन देखने को मिलती है? इट्स एनलार्जमेंट रिजल्ट इन द एक्सेसिव रिलीज ऑफ सर्टन हार्मोन्स। और पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया करता है जी? ग्रोथ वाले हार्मोन्स के, मैं बड़ा हो जाऊं, ठीक है ना। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? एक्सेस में हार्मोन्स रिलीज करता है। जब एक्सेस में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज किया करता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, सुन लेना। तो क्या होता है? तो बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है और इंसान लंबा 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 बड़ा बड़ा होता चला जाता है, ऐसे करके बिल्कुल 52 गज का हो जाता है, रावण की तरह, कुंभकर्ण की तरह 52 गज का था वो, 52 यार्ड्स इन हाइट, ठीक है। तो उसकी ना नज़र भी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है ना। तो उसकी नज़र क्यों कमज़ोर होती है? वाली बात आप सुन लेना ढंग से। उसकी नज़र इसलिए कमज़ोर होती है, कहते हैं कि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा इसलिए आ रहा है बिकॉज देयर इज एन एनलार्जमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या हो गई है? एनलार्जमेंट हो चुकी है, और उसके एनलार्जमेंट की वजह से इसका साइज क्या हो गया? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसका साइज बढ़ गया है। अब मुझे बताओ कि इसके नीचे से पहले क्रॉस करती थी, भाई ये नीचे से क्रॉस कर रही थी, और ऊपर था ये पिट्यूटरी। कौन था? पिट्यूटरी। अब क्योंकि पिट्यूटरी का साइज बढ़ गया है, तो पिट्यूटरी का साइज बढ़ेगा, मान लो पिट्यूटरी इस पर पड़ा हुआ है, सो इट विल कंप्रेस, इट विल प्रेस दिस ऑप्टिक कियास्मा। वो ऑप्टिक कियास्मा को प्रेस करेगा, एंड देयर विल बी अ डिफिकल्टी इन सेंडिंग द विजुअल सिग्नल्स टू द ब्रेन पे सिग्नल्स ठीक से नहीं जाएंगे, और उसकी नज़र कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। तो पेपर में सवाल पूछा जाता है, ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अगर पूछा गया तो ये पूछ सकता है एग्जाम में वो ज़रूर कि वाई गाइगेंटिज्म, ठीक है ना। गाइगेंटिज्म मतलब कि बहुत ज़्यादा
हाइट बढ़ जाना, ठीक है ना, बढ़ जाने की वजह से वाई देर इज ऑप्टिकल प्रॉब्लम। तो आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ऑप्टिक कियाज्मा क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, ठीक है जी। एक बात तो ये। दूसरी बात, हम हाइपोथैलेमस के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम चलते हैं बेसिकली हाइपोथैलेमस पे और अभी बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस की, ठीक है। कहते हैं कि हाइपोथैलेमस, पहली बात तो इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द थैलेमस, ठीक है, एंड इट कंट्रोल्स सर्टन थिंग्स। क्या करता है आपकी बॉडी में, ये कुछ कुछ चीज़ों को कंट्रोल किया करता है। सबसे पहले तो ये किसको कंट्रोल करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर। आपकी बॉडी के टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन करके रखता है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। पहले से बाहर कितनी भी गर्मी हो, बाहर पहले से कितनी ठंड हो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहने वाला है, 37 डिग्री रहने वाला है। एंड ड्यू टू दैट यू आर होमोस्टैटिक। क्या है वो, आप क्या हो, आप रेगुलेटर्स हो, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज होम्योस्टेसिस। क्या कहलाती है ये, होम्योस्टेसिस। सो यू आर रेगुलेटर बट नॉट दी कन्फॉर्मर्स। बाकी जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं वो क्या हुआ करते हैं, वो कन्फॉर्मर्स होते हैं। बाहर की कंडीशंस, बाहर के टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होता है तो उनकी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी क्या होता है, चेंज होता जाता है। पर हम ह्यूमंस में, प्राइमेट्स में, हम सब के अंदर, बेसिकली मैमल्स के अंदर ये टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो थैंक्स टू दिस हाइपोथैलेमस, हमारे पास हाइपोथैलेमस है तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है। सो दैट्स वाई हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो नोन एज थर्मोस्टैट। क्या कहलाता है ये हमारी बॉडी के, अगर पेपर में सवाल पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नोन एज थर्मोस्टैट ऑफ आवर बॉडी, सो द आंसर विल बी द हाइपोथैलेमस। और इससे मिलता जुलता सवाल नीट में 2 बार ही पूछा जा चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा वाले क्वेश्चन, ठीक है जी। एक तो चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपको कब कब भूख लगती है। जैसे भूख का नाम ले तो मुझे भूख लगने लगी एकदम से, ठीक है। सो ये जो अर्ज है भूख की, ठीक है ना, या प्यास की भी, प्यास लग रही है यार बड़ी, ठीक है ना, आज तो मैं स्प्राइट पीऊंगा, प्यास बुझाऊंगा अपनी। तो ये जो अर्ज है, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, देखो यार मैं आपको ना बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा वाली चीज को, तो ध्यान रखना। सो अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी कौन ही क्रिएट करता है, ये भी हाइपोथैलेमस ही क्रिएट किया करता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर में सवाल पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग structure of the brain or the part of the body is responsible for the urge of eating and drinking or the appetite, so your answer will be the hypothalamus, ठीक है। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये फीलिंग ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड। आप किसी एक चीज से सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते, तो उसका भी कारण कौन ही है, उसका भी कारण हमारा हाइपोथैलेमस ही है, ठीक है। मतलब कि सुन लेना मेरी बात को, हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ भाई बोल, अबे बोलो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फीलिंग ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड, ठीक है ना। सही लिखे मैंने स्पेलिंग सेटिस्फाइड की, नहीं यार मैं गलत लिख रहा हूँ, एक मिनट जो मेरे को बुक में चेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सेटिस्फाइड या चलो मैं सेटिस्फैक्शन लिख देता हूँ यार, ठीक है ना। यार हिंदी मीडियम से ना पढ़ने का नुकसान होता है, इंग्लिश ना अच्छे से आती नहीं है। चलो खैर, although sometimes I speak very good English but it is just a superficial English, it is not grammatically correct। मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है सर, देख लेना। तो फील मैं पूरा लिख देता हूँ, देखो ये थोड़ी मेरे को ग्रामर भी आती है। बीइंग सेटिस्फाइड, ठीक है ना, मतलब कि सेटिस्फाई होने के लिए जो फीलिंग आती है कि यार खा लिया बस, अब इतना खा लिया, इसके ऊपर नहीं चाहिए, पढ़ लिया बस, अब इतना पढ़ लिया, इसके ऊपर नहीं चाहिए, अब नहीं पढ़ रहा, अरे यार सुबह से पिक्चर देख रहा हूँ यार, बस बोर हो गया पिक्चर देखते देखते। तो ये जो फीलिंग्स है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इस फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, हाइपोथैलेमस। पर सर मुझे ना कुछ और फीलिंग्स भी आती है, एक्साइटमेंट, कभी मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी मैं बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता हूँ, ठीक है ना, या कुछ और तरह की फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस वाली फीलिंग, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा बिकॉज आई एम योर टीचर, ठीक है ना। कुछ और तरह की फीलिंग्स हुआ करती हैं सर, क्या उसके लिए भी हाइपोथैलेमस ही रिस्पॉन्सिबल है? नॉट ट्रूली, ठीक है ना, पूरी तरह से तो नहीं, पर कुछ हद तक तो है, ठीक है ना। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, हमारी बॉडी का एक सिस्टम जो है, इसको कहता हूँ क्या मैं, लिम्बिक सिस्टम। क्या कहता हूँ जी मैं इसको, लिम्बिक सिस्टम कह दिया करता हूँ। सो सर व्हाट इज लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम है क्या दरअसल? सर जरा उसके बारे में भी तो बताओ। चलो मैं बताता हूँ आपको उसके बारे में। यार देखो बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो 4 ब्रेन है, 4 ब्रेन की मैं बात करते हैं, सेरिब्रम की, ठीक है। तो सेरिब्रम का कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, ठीक है, और कुछ स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, जो कैसे हैं, जो डीप सीटेड है हमारे पास, ठीक है, वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं क्या, दैट दे कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम दैट इज नोन एज लिम्बिक सिस्टम। क्या बनाया करते हैं, लिम्बिक सिस्टम वो बनाया
करते हैं, ठीक है। अब आप सुन लो यार मेरी बात को। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देयर आर 2 स्ट्रक्चर्स बेसिकली, ठीक है ना। कौन कौन सा? एक तो सम पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नीट में एनसीईआरटी के लाइन से सवाल पूछा जाता है और मेरे सामने एनसीईआरटी खुली हुई भी पड़ी हुई है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के कुछ इनर पार्ट्स एंड कुछ और पार्ट्स कौन से? एसोसिएटेड। एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ ये वाली चीज़, ठीक है। जैसे कि तुम पेपर में गलती ना कर जाओ। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ इसके पास लाइन देख रहा हूँ। एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स, एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स कहता है ये मिल जाते हैं और ये मिलने के बाद, ये दोनों मिलने के बाद एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होता है एक तरह से स्वेलिंग हुआ करती है, एक तरह से ये स्वेल कर जाता है वाला पार्ट, थोड़ा सा मोटा हो जाता है। एंड दिस स्वेलिंग इज नोन एज अ लोब, और बेटर से इट इज नोन एज लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। क्या भी कहता हूँ मैं इसको कहता हूँ क्या मैं? लिम्बिक, पूरा लिखता हूँ बड़ा बड़ा। इट इज कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम। समझ आई कि नहीं आई मेरी बात यार? बोलो हाँ या ना। बोलते हैं सर जी हाँ, पक्का? सर नहीं आई, चलो मान लिया हमने, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो लिम्बिक सिस्टम बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है बेसिकली। कितनी चीज़ों से? 5 चीज़ों से। कौन कौन सी आ रही है? मैं यहाँ पे नंबर 1 2 3 करके लिख रहा हूँ, सुनना। सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है ब्रेन का पार्ट, वो आ रहा है हमारे पास क्या? हिप्पोकैम्पस। क्या आ रहा है? सर ये तो आप गलत पढ़ा रहे हो, आज सर गलत पढ़ा रहे हैं। हिप्पोकैम्पस तो सर मछली होती है, इट इज़ अच्छा कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि मछली होती है, ठीक है ना। चलो छोड़ो। हिप्पोकैम्पस इज ऑल्सो कॉल्ड सी हॉर्स। क्या भी कहता हूँ मैं इसको यार? हिप्पोपोटामस नहीं, हिप्पोकैम्पस लिखा है मैंने, ठीक है ना। सो इट इज़ व्हाट? इट इज़ सी हॉर्स। और ये एक तरह की मछली है। इट इज़ अ ऑस्टिक थाइस, एक बोनी फिश है ये, ठीक है। तो उसकी तरह ये हमें देखने को मिला करता है। और ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर? फ्रंटल लोब में। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब का ये पार्ट है बेसिकली। ध्यान रहेगी नहीं रहेगी मेरी बात यार? बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, ठीक है। हिप्पोकैम्पस, ठीक है, प्रेजेंट होता है कुछ हमारे पास, ये प्रेजेंट हुआ करता है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का, कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है ये, ठीक है ना। दिस इज द हिप्पोकैम्पस। दूसरी जो चीज़ प्रेजेंट है यहाँ पर, वो है हमारे पास क्या? एक और स्ट्रक्चर, दैट इज एमिगडेला। क्या प्रेजेंट है? एमिगडेला। एमिगडेला जो है ये खुद एक्चुअली, एमिगडेला का मतलब होता है ये बादाम। क्या मतलब होता है? बादाम। तो इससे वर्ड निकला है ये एमिगडेला, मतलब कि इट इज़ आलमंड शेप। कैसी शेप का है हमारे पास? ये आलमंड शेप का हुआ करता है। तो ये इसका भी आपने ध्यान रखना है। ये दोनों ही प्रेजेंट हुआ करते हैं कहाँ पर? फ्रंटल लोब में। कहाँ प्रेजेंट हुआ करते हैं? फ्रंटल लोब में। आपको ना मैं इतना डिटेल में वाली सब चीज़ें पढ़ा दूंगा कि जब आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा सब पढ़ना, ठीक है। समझ आई मेरी बात? ठीक है। तीसरी जो चीज़ मेरे पास आ रही है, ठीक है, वो है मेरे पास क्या? सेप्टल न्यूक्लियाई। क्या है वो? लिम्बिक सिस्टम से बना हुआ है। नंबर 3 दैट इज सेप्टल न्यूक्लियाई। सर ये भला ये क्या चीज़ है? सेप्टल न्यूक्लियाई? नहीं, दिमाग लगाने की कोई जरूरत तो नहीं है क्योंकि वो है भी नहीं, ठीक है। सुने मेरी बात को। यहाँ पर मान लो ये हमारे पास सेरिब्रल है, सेरिब्रम है, ठीक है ना। सेरिब्रल राइट है और ये वाला पार्ट कौन सा है मेरे पास? लेफ्ट वाला पार्ट है, ठीक है ना। सो दिस इज राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मैंने पढ़ाया भी था आपको कि राइट वाला पार्ट बड़ा हुआ करता है। खैर इसका ध्यान रखेंगे। कहता है कि यहाँ पर दोनों का जंक्शन है। क्या यहाँ पर ये दोनों का जंक्शन है? इस जंक्शन के यहाँ पर कॉर्पस कैलोसम में, कहाँ पर? कॉर्पस कैलोसम वाले पार्ट पे देयर आर सर्टन, दिस एरिया इज नोन एज सेप्टल एरिया। क्या कहलाता है हमारे पास? दिस इज नोन एज सेप्टल एरिया। और यहाँ के कुछ सेल्स हैं, ये भी क्या कर रहे हैं? ये भी इसको बनाने में, लिम्बिक सिस्टम को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। सेप्टल एरिया प्रेजेंट एट द कॉर्पस कैलोसम। कहाँ पे? कॉर्पस कैलोसम। आपको मैंने बताया ना, देयर इज अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट द राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये उसके कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है जी, पक्का? ओके। चौथी जो चीज़ मेरे पास आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, फोर्थ जो चीज़ मेरे पास आ रही है वो कौन सी है? सुनना, वो जो चीज़ मेरे पास आ रही है दैट इज द मैमिलरी बॉडीज। कौन सी है मेरे पास? वो मैमिलरी बॉडीज हैं,
ठीक है ना। इनका स्ट्रक्चर यार एक्चुअली हमारे पास अननोन है, मतलब हमने इसके बारे में पढ़ना नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना। बस मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जो मेमोरी बॉडीज़ हैं हमारे पास ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं ये, ठीक है, एंड दे आर बेसिकली दी जैसे निप्पल शेप्ड होती हैं। कैसी होती हैं? निप्पल शेप्ड होती हैं, इसलिए इनको मेमोरी बॉडीज़ कह दिया करते हैं। और जो पांचवी जो चीज़ मेरे पास आ रही है उसके बारे में हम सुन लेना। द फिफ्थ थिंग इज दी बेसल गैंग्लिया। क्या है हमारे पास? ये बेसल गैंग्लिया। कुछ बच्चे बोलते भी हैं सर आपने जब आप हमें पहले पढ़ा रहे थे लोग के बारे में तो आपने बेसल गैंग्लिया नहीं पढ़ाया, वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं थी, मैं यही बता देता हूँ बेसल गैंग्लिया क्या होता है। बेसल गैंग्लिया जैसे हमने पढ़ा है कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर हुआ करता है, ठीक है। ये जो वाइट मैटर है ना, वाइट मैटर के बीच में कहीं कहीं पर देयर आर द स्कैटर्ड पैचेस ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर के जो स्कैटर्ड पैचेस हैं, ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं? वो गैंग्लिया फॉर्म कर रहे हैं, एंड दैट आर नोन एज बेसल गैंग्लिया। क्या कहलाए जा रहे हैं? वो कहलाए जा रहे हैं हमारे पास क्या? बेसल गैंग्लिया। सो द स्कैटर्ड पैचेस ऑफ द ग्रे मैटर द फॉर्म्ड बेसल गैंग्लिया। एंड सुन लो फिर से सुन लो, हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला, सेप्टल न्यूक्लियाई, मेमिलरी रो बॉडीज और बेसल गैंग्लिया, ये पांच चीजें मिलके बना रही हैं हमारे पास क्या? लिम्बिक सिस्टम। क्या बना रही है? ये बना रही है हमारे पास क्या? लिम्बिक सिस्टम। तो सर इससे मैं फिर इतना अपने डिटेल में इतना धमका क्यों पढ़ाया हमें? उसका कारण है एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द इनर पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स लाइक एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस एक्सेट्रा ETC फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। अब सुन लेना मेरी बात को, उसने ये तो बता दिया कि हिप्पोकैम्पस है और एमिग्डाला है, बट व्हाट इज दैट एक्सेट्रा? वो ETC चीज क्या है? तो सुन लेना, वो है हमारे पास है सेप्टल न्यूक्लियाई, मेमिलरी बॉडीज और बेसल गैंग्लिया। तो ये तीनों चीजें उस ETC में है। तो कभी उसने कभी लेवल पेपर उठाया तो जरूर पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्स आर involved in the formation of limbic system along with the hippocampus and amygdala. So your options will be option number A septal nuclei, option number B mammillary bodies, option number C basal ganglia, option number D all of the above. So your answer will be all of the above. बच्चे जिसने मान लो मेमिलरी बॉडीज पढ़ा होगा उस पर टिक कर आएगा, जिसने सेप्टल न्यूक्लियाई पढ़ा होगा उस पर टिक कर आएगा, जिसने बेसल गैंग्लिया, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट बेसल गैंग्लिया पे टिक कर रहे होंगे, बट बहुत कम बच्चे होंगे जिनको जैसे मैंने पढ़ाया आपको, जिन्होंने ऐसे पढ़ा होगा सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे किस पे टिक कर रहे होंगे? वो टिक कर रहे होंगे बेसिकली ऑल ऑफ द अबव पे, क्योंकि उनको ये वाली चीज पता होगी, ठीक है। एक बात तो अपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके अलावा सर व्हाट इज द फंक्शन? इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम? लिम्बिक सिस्टम क्या चीजों को कंट्रोल किया करता है? तो ये वाली बात मैं आपको यहीं पर ही बता देता हूं। लिम्बिक सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज इमोशनल ब्रेन। क्या कहलाता है हमारे पास ये? इसका एक और नाम भी है, इसको हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं, मतलब कि हमारी भावनाओं को कंट्रोल किया करता है। भावनाओं को, भावना मतलब फीलिंग्स वाली, तुम्हारी फ्रेंड की बात नहीं कर रहा मैं, भावना, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, लिम्बिक सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज इमोशनल ब्रेन। आपके जितने भी इमोशंस हैं, वो कैसा भी इमोशन हो, भले से वो आपकी कोई एक एक्साइटमेंट हो, क्या हो? एक्साइटमेंट कि यार आज हम बड़ा एक्साइटेड हूँ, मैं भी कभी एक्साइटेड होता हूँ, यार आज मैं इतना बड़े तरीके से पढ़ाऊंगा बच्चों को जाके, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेरा लिम्बिक लोब, ठीक है। कई बारी मेरे को डर लग जाता है कि यार अब मैं ये चीज़ कैसे कर पाऊंगा, तो फियर के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? लिम्बिक सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है। कई बारी मैं जब अपना काम बहुत अच्छे से करता हूँ, जब मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाता हूँ या मैं बहुत अच्छा लेक्चर देता हूँ मैं आपको, तो उससे क्या होता है? उससे मुझे एक खुशी की फीलिंग आती है। तो प्लेजर भी कहाँ से मिलता है? प्लेजर भी हमें इससे ही मिलता है, ठीक है ना। कई बारी क्या आता है? कई बार गुस्सा आता है, मन करता है इसको तो मैं तोड़ दूँ पकड़ के, ठीक है। सो रेज, गुस्से वाली जो भावनाएं हैं, वो सब इससे ही आती है। और वो चीज़ भी जिस चीज़ की आपको इस टाइम पर ज़रूरत है, कौन सी? मोटिवेशन। जो मांगते रहते हो सर मोटिवेशन दे दो, मोटिवेशन ना कहीं और से नहीं आती, मोटिवेशन तो अपने अंदर से ही आती है, इंटरनल मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन देने का काम ना बड़े लेवल पे सबसे पहले पता है वो किसने शुरू करा था? आप नाम बता सकते हो? आप लोग दुष्यंत कुमार कहोगे, DK सर कहोगे, तो ठीक है, यूट्यूब पे तो चलो उन्होंने शुरू करा था मोटिवेशन देने का काम, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, इस पूरे हमारे अर्थ पे, दुनिया में, तो सबसे पहले काम मेरे हिसाब से शुरू किया था किसने? श्री कृष्ण ने, ठीक है ना। वही सबसे पहले क्या कर रहे थे? मोटिवेट कर रहे थे अर्जुन को कि भैया तू उठ जा
और उठ के अपना काम कर, क्योंकि बिना काम के तो कुछ भी नहीं होने वाला। तू तो कह रहा तू तो युद्ध नहीं करेगा, तो युद्ध नहीं करेगा तो युद्ध जीतेगा कैसे? जब युद्ध जीतेगा नहीं तो महाभारत नहीं होगी, और महाभारत नहीं होगी तो इतिहास में नाम दर्ज नहीं होगा। इतिहास में नाम दर्ज करवाना है तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो तू अपना अपना सब कुछ, अपना जो गांडीव अस्त्र है जिसको तू बाण जो है धनुष बाण को तू ताक के बैठा हुआ है और तू कह रहा रो रहा है युद्ध नहीं करेगा, तो ऐसे नहीं होने वाला। तुम भी अपनी कॉपी किताबें छोड़ के बैठ जाते हो कई बार, यार हो नहीं रहा, यार हो नहीं रहा, तो ऐसे नहीं होगा। रोने से कुछ नहीं होगा, उठना तो पड़ेगा और कर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। कर्म प्रधान है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इंसान के लिए, आपके और मेरे लिए है, हम सबके लिए है, वो कर्म है। कर्म से ही सब कुछ होता है, इस बात का आप ध्यान रखना। अगर आप आज अच्छे से पढ़ोगे तो कल आप नीट का पेपर निकालोगे, परसों आप डॉक्टर बनोगे, आप एक अच्छी लाइफ जियोगे, और आपके आने वाली जनरेशन भी कहेंगी कि यार मेरे पापा डॉक्टर हैं, ठीक है ना, या मेरे दादाजी डॉक्टर थे। आपके आज से 100 साल बाद जब आप भी नहीं रहोगे, ठीक है ना, ये ऐसी बातें चलेंगी। जैसे मैं भी कहता हूँ आज, ठीक है ना, कि मेरे दादाजी क्या थे, मेरे दादाजी डॉक्टर थे, ठीक है, तो मेरे को अच्छा लगता है ऐसे कहना, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, नाम उनका इतिहास में क्या हो चुका है, दर्ज हो चुका है कि उन्होंने अपने टाइम में मेहनत करी। आप अपने टाइम में मेहनत करो और उठ के खड़े हो जाओ। मैं हमेशा कहता हूँ, आपने एक वो श्लोक भी सुना होगा, क्लैम्बेम मास्म गमा पार्था नैतत्व यूप पद्धते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम। सुने ये श्लोक, सुना है आपने वाला? तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन को कि भैया उठ जा और अपना कर्म कर, काम कर जा, ठीक है ना, काम करो और आगे बढ़ो। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है जी। चलें आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर हमारे पास है इमोशंस के अलावा, ठीक है ना, उसकी बात भी एक्चुअली श्री कृष्ण ने कर दी, इंद्रिय संबंधित, मतलब कि सेक्सुअल बिहेवियर। क्या चीज? सेक्सुअल बिहेवियर को भी कौन ही कंट्रोल करता है? सेक्सुअल बिहेवियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कौन? लिम्बिक सिस्टम। ये पेपर में आया हुआ सवाल है और दोबारा पूछा जाएगा, ठीक है ना। जब जब टीचर इससे सवाल पूछेगा तो इससे जरूर क्वेश्चन वो पूछेगा। और साथ ही साथ इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए खाना और फूड हैबिट। आपकी जो फूड हैबिट जो है, ठीक है ना, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए भी ये एनसीईआरटी में नहीं रखा है, मैं खुद से बता रहा हूँ, फूड हैबिट्स, ठीक है ना। तो फूड हैबिट्स के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? वो बेसिकली हमारे पास लिम्बिक सिस्टम ही उस चीज़ को क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको आप कभी छोड़ नहीं सकते। ये जो यहाँ पे मैंने लिखी हैं, ये आप लाइफ में किसी भी स्टेज पर हो, आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। वो भले से रेज हो, प्लेजर हो, फियर हो, एक्साइटमेंट हो, मोटिवेशन हो, सेक्सुअल बिहेवियर हो या फूड हैबिट्स हो, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ। सो दे आर दोज पार्ट्स दैट आर जिनसे आप इनसेपरेबल हैं, ये इंडिस्पेंसिबल, द करेक्ट वर्ड इज इंडिस्पेंसिबल। आप इनको छोड़ के अलग नहीं हो सकते, बट यू कैन कंट्रोल दैम। आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। यू कैन कंट्रोल योर रेज, यू कैन कंट्रोल योर प्लेजर, ठीक है ना, यू कैन कंट्रोल योर फियर, एक्साइटमेंट, यू कैन गेन मोटिवेशन, समटाइम यू कैन गेट दिस डीमोटिवेटेड। कई बार डीमोटिवेटेड भी आते हैं, यार कुछ करने का नहीं हो रहा, ठीक है ना, बट फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बॉडी में चेंजेस आते हैं, आप कोई एक इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनते हो, लिम्बिक सिस्टम फिर से काम करता है और आपको मोटिवेशन मिलती है, अब तो मैं कर जाऊंगा। अगर वो पंचर वाला आईएएस बन सकता है तो यार मैं तो डॉक्टर बन ही सकता हूँ, हाँ या ना? तो होता है, ठीक है ना। बस ले और कोशिश करें कि मोटिवेशन लेने की सोचना पड़े, ठीक है ना। आप खुद ही एक मोटिवेशन बन जाओ कि लोग आपको देख के मोटिवेट हो, ठीक है ना, कुछ ऐसा करें जिंदगी में, ठीक है जी। तो चलें, यहाँ पर हमने फोर ब्रेन तो कर लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी? मिड ब्रेन की। चलें जी, बात आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हम मिड ब्रेन की। बात करते हैं मिड ब्रेन की। सर वेयर इज मिड ब्रेन लोकेटेड? सबसे पहले तो सवाल ये आ रहा होगा, तो आप ध्यान रखेंगे कि मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन दी, सिंपल सी बात है यार, मिड ब्रेन नाम क्यों लिखा गया है? क्योंकि हमारे पास ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है। तो फोर ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट? जी फोर ब्रेन का हमारे पास जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, उसके पास हाइपोथैलेमस, थैलेमस कुछ भी लिख सकते हैं आप। और हाइंड ब्रेन में जो कौन सा हमारे पास पॉन्स रीजन जो है, कौन सा रीजन? पॉन्स रीजन। ये उसके बीच में क्या है? यहाँ पर ये लोकेटेड है, उसके बीच में ये प्रेजेंट है। सो देयरफॉर इट इज नोन एज मिड ब्रेन, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। ध्यान रहेगी वाली बात की नहीं रहेगी, ठीक है। इस मिड ब्रेन से ही, इस वाले पार्ट से ही बेसिकली क्या होती है, यहाँ से एक हमारे पास एक डक्ट की फॉर्म में होती है जिसके अंदर सेरिब्रल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। सो देयरफॉर इट इज नोन एज सेरिब्रल एक्यूडक्ट। क्या करती है? यहाँ से ये पास किया करती है। सर व्हाट इज सेरिब्रल एक्यूडक्ट? अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसको आप समझ लें। बट ध्यान रखना कि अगर कोई पूछ ले कि सेरिब्रल एक्यूडक्ट क्या कंटेन करती है, तो रिमेंबर दैट इट कंटेन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF को कंटेन करती है, एंड इट कनेक्ट्स थर्ड एंड फोर्थ
वेंट्रिकल, ये तीसरे और चौथे वेंट्रिकल को आपस में कनेक्ट किया करती है। सर क्या बोले जा रहे हो, क्या क्या थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल कौन से, दिल थोड़ी है, ये तो दिमाग है। अरे यार सुनो मेरी बात, दिमाग में भी, ब्रेन के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ खाली जगह हुआ करती है, इनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। जो साइड में होते हैं उनको कहता हूँ मैं लिटिल वेंट्रिकल्स। ऐसे हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल और ये फोर्थ वेंट्रिकल्स करके हमारे पास 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट हुआ करते हैं। और थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को ये आपस में प्रेजेंट कनेक्टेड होते हैं, और इसको कनेक्ट कर रही होती है कौन, ये हमारे पास सेरिब्रल एक्वेडक्ट। एंड इट इज़ रिटन इन आवर बुक दैट यहाँ से बेसिकली पेपर में सवाल बनता है कि अ कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्वेडक्ट पासिस थ्रू द मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन के थ्रू क्या करा करती है, पास किया करती है। समझ आ रही है मेरी बात के नहीं आ रही है, पक्का। एक बात और ध्यान रखेंगे, हमारे पास जो मिड ब्रेन वाला पार्ट है, जिसके पास क्या है, इसके ऊपर ना कुछ स्वेलिंग्स हैं, देयर आर सर्टन स्वेलिंग्स दैट आर प्रेजेंट ओवर हेयर। यहाँ पर हमारे पास जैसे एक स्वेलिंग ये, दो ये, थर्ड ये और फोर्थ ये, तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ ऐसी 4 स्वेलिंग्स प्रेजेंट हैं। और ये जो स्वेलिंग्स हैं बेसिकली सुन लेना, दिस स्वेलिंग्स आर, क्योंकि 4 है हमारे पास, जैसे मैं इसका ध्यान दोबारा बना देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे देयर आर 4 स्वेलिंग्स, तो दिस 4 स्वेलिंग्स आर नोन एज कॉर्पोरा, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है ना। तो नीट में सवाल पूछा जाएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज प्रेजेंट, या कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मैनी स्वेलिंग्स। तो ध्यान रखना, इट इज कंपोज्ड ऑफ 1 2 3 4, 4 स्वेलिंग्स से, 4 लोब से बना हुआ करती हैं, ठीक है ना। प्रिमिटिव एनिमल्स में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या होते हैं, ये ऑप्टिक लोब का काम करती हैं। किससे काम करती हैं ये हमारे पास, दे आर ऑल्सो नोन एज ऑप्टिक लोब्स, ठीक है ना। वहाँ पे विजुअल का काम करती हैं। हमारी बॉडी में इनका विजुअल का काम नहीं हुआ करता, पर प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में ये विजुअल का, देखने का काम ये बेसिकली किया करती हैं, ठीक है। एक बात तो अपने ध्यान रखनी है, ऊपर से थोड़ी सी अगर मैं आपको एक्स्ट्रा बात बताऊँ, तो ये ऊपर वाले हैं, ये जो 2 हैं, ठीक है ना, दे आर नोन एज सुपीरियर लोब्स। क्या कहलाती है ये, दे आर इसको क्या कहता हूँ मैं, सुपीरियर लोब्स क्या कहता हूँ, या मैं कहता हूँ क्या, मैं सुपीरियर कॉलिक्यूली, क्या कहता हूँ मैं इसको, सुपीरियर कॉलिक्यूली। और जो नीचे वाले ये 2 हैं, तीसरे और चौथे, इनको कहता हूँ क्या मैं, इन्फीरियर कॉलिक्यूली। क्या कहता हूँ मैं इनको, इन्फीरियर कॉलिक्यूली। कॉलिक्यूली मतलब हमारे पास कुछ स्वेलिंग्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है। साथ ही साथ आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि किसी एक साइड के ये जो 2 लोब्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, इनको अगर मैं एक साथ स्टडी करूँ तो दे आर, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, क्या, कॉर्पोरा बाइजेमिना। क्या कहलाते हैं, कॉर्पोरा बाइजेमिना। और मेरे को आपको ये पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब था, अगर पेपर में सवाल पूछ लिया गया कि कॉर्पोरा बाइजेमिना इनमें से किसके अंदर प्रेजेंट होती है, और वहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, और वहाँ पे अगर ह्यूमन आंसर दे रखा होगा तो आप ह्यूमन को कभी भी टिक नहीं करोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपके हिसाब से तो ह्यूमन के अंदर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होते हैं। अरे भैया होते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, मैं मान रहा हूँ उस वाली बात को कि हमारे पास ये 4 स्वेलिंग्स प्रेजेंट हैं, पर 2 स्वेलिंग्स को एक साथ जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना, किसी भी एक साइड को, लेफ्ट वाले ऊपर और नीचे वाले को, या राइट वाले ऊपर और नीचे वाले को, सो दे आर नोन एज कॉर्पोरा बाइजेमिना, क्योंकि 2 हैं, 2 जर्मिनल लोब्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो कॉर्पोरा बाइजेमिना भी ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट हुआ करती है। ध्यान रहेगी कि नहीं रहेगी मेरी बात, पक्का। और क्या जानना है जी हमने मिड ब्रेन के बारे में, जी मिड ब्रेन के बारे में हमने एक और बात जाननी है कि मिड ब्रेन हमारे पास, सुन लेना, मिड ब्रेन अलॉन्ग विद दिस हाइंड ब्रेन के 2 पार्ट, कौन कौन से, एक तो पॉन्स रीजन, और एक हमारे पास कौन सा, मेडुला। कौन सा वाला पार्ट, मेडुला ऑब्लंगेटा। ये तीनों मिलकर, नजर आ रहा है लिखा हुआ, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, ये तीनों मिलकर बनाया करते हैं क्या, ब्रेन स्टेम। क्या बनाया करते हैं, ब्रेन स्टेम बनाया करते हैं। और ये ब्रेन स्टेम आगे आके कनेक्ट हो रखी होती है, किससे, ये कनेक्ट होती है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से, किससे, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड ये होती है। और यही कारण है, ये दोनों मिलके, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके बनाते हैं हमारे पास क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बना रहे होते हैं, दे आर फॉर्मिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। तो सर हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो जी बात करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। किसकी बात करते हैं, हाइंड ब्रेन की। और हाइंड ब्रेन में क्या पढ़ेंगे जी, हाइंड ब्रेन में हम पढ़ेंगे हमारे पास सबसे पहले कौन सा वाला पार्ट, पॉन्स वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट, पॉन्स, क्योंकि तीनों तो पार्ट हैं जिसके, पहला है हमारे पास कौन सा, पॉन्स, दूसरा है हमारे पास सेरिबेलम, और तीसरा है हमारे पास मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या, मेडुला ऑब्लंगेटा। समझ आई कि नहीं आई, आ गई सर, आ गई तो जी बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। नहीं आएगी तो दोबारा पढ़ा देंगे, ठीक है ना। ज़्यादा समझ आ जाएगी तो तुम खुद से पढ़ लोगे,
यही तो करते हो तुम। ज़्यादा समझ आने लगती है तो लगता है कि यार ये भी हम खुद से कर लेंगे, छोड़ो ये लेक्चर भी क्या देखना, खुद से उठ के चले जाते हैं, खुद से पढ़ लेंगे, पढ़ लो भी अगर ऐसा हो सकता है तो। अगर ऐसा हो सकता तो वैसे तो हर कोई किसी का ही नीट में सिलेक्शन हो जा रहा होता, पर हो नहीं रहा ना, बात दिक्कत ही है, ठीक है ना। चाहिए कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंटली आपको लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगेंस्ट ऑल ऑड, हर ऑड के खिलाफ जो भी चीज़ें गलत चल रही हैं, ख़राब चल रही हैं, उन सब के अगेंस्ट आपको अपना 100% देना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। आप इस बात का ध्यान रखें, ठीक है जी। चलें तो जी बात करते हैं किसकी, पॉन्स वाले रीजन की। तो आपको मैंने बताया कि जो पॉन्स है, तो व्हाट इज पॉन्स, पॉन्स इज प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ सेरिबेलम। हमारे पास हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, एक है हमारे पास कौन सा, पॉन्स, एक है हमारे पास सेरिबेलम। सेरिबेलम बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं पढ़ाने में मजा आएगा इसको। और तीसरा है हमारे पास कौन सा, मेडुला। कौन सा है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, पूरा लिख रहा है इसको, ठीक है। तो पॉन्स इज प्रेजेंट बिटवीन, या ऐसे लिख दें, इन फ्रंट ऑफ सेरिबेलम, सेरिबेलम के सामने, और किसके पीछे जी, इट इज़ प्रेजेंट अबव दी, पीछे नहीं ऊपर, अबव दी मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा के बिल्कुल बीच में ये प्रेजेंट हुआ करता है। ये वाली बात ध्यान रहेगी कि नहीं रहेगी, पक्का, अरे हाँ या ना। तो इट इज़ प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम एंड अबव द मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। क्या ध्यान रखना है आपने, तो काम क्या है इसका पॉन्स वाले रीजन का, तो आप ध्यान रखेंगे कि दिस पॉन्स पार्ट इज बेसिकली ये रिले करता है नर्व इम्पल्सेस को, ठीक है ना। मतलब कि इम्पल्सेस को एक से दूसरी जगह पे लेके जाने का ये काम किया करता है। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में हमारे पास ये पॉन्स रीजन कुछ इस तरह से बना रखा है। सो दिस इज द पॉन्स रीजन, ठीक है। और इसके इस वाले पार्ट पर अगर आप यहाँ पर तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है सेरिबेलम, और इसके ऊपर यहाँ पर है हमारे पास क्या, सेरिब्रम। क्या है ये, सेरिब्रम, ठीक है। यहाँ है मेरे पास क्या, सेरिबेलम। तो सुने, कहता है कि इनको आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है, देखना मेरी बात को। कहता है कि सेरिब्रम और सेरिबेलम को आपस में कनेक्ट कर रहा है कौन, पॉन्स। तो जो सिग्नल सेरिबेलम से सेरिब्रम में जाने होते हैं, सेरिब्रम से सेरिबेलम में आने होते हैं। तो यहाँ पर इन सिग्नल्स को लाने का काम कौन करा करता है, ये किया करता है, क्योंकि इसके पास क्या होती है, इसके पास कुछ नर्व फाइबर्स हुआ करती हैं। इट कंटेन सम सर्टन नर्व फाइबर्स, ठीक है ना, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस। एक तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात आपने खास तौर पे यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या था, जो पॉन्स रीजन है, ठीक है ना, इट कंटेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इट कंटेन्स अ रेस्पिरेटरी सेंटर दैट इज नोन एज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या कहलाया जाता है हमारे पास, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये मेरे पास कहलाया जाता है। आपको मैंने पढ़ाई थी वाली बात रेस्पिरेशन के टाइम पे भी, कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज रेगुलेट्स दी रेस्पिरेशन। मतलब रेगुलेट तो करते कैसे रेगुलेट करता है, एक्चुअली ये रोकता है, इट लिमिट्स दी इंस्पायरेशन, कि सांस कितनी अंदर तक लेनी है, ठीक है ना, कितनी लेके रोक देनी है, उसको कौन रेगुलेट करता है, उसको पॉन्स से रेगुलेट करता है। आप नॉर्मली सांस सीधे तो लेते हैं, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, कभी आपने ऐसे देखा है पढ़ाते पढ़ाते ऐसे सांस भर लूँ बीच में, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस चीज़ को रेगुलेट कौन कर रहा होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एंड दिस न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन दी पॉन्स रीजन। ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, पहली बात तो उसके पास क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। दूसरी बात, इट हैज़ दी नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट्स दी सेरिबेलम विद दी सेरिब्रम, सेरिबेलम विद सेरिब्रम, ठीक है। इट कंटेन द नर्व फाइबर्स एंड इट इज ऑल्सो रिटन इन दी बुक, इफ यू रीड दैट द मिड, मैं पढ़ देता हूँ उसके लिए, लिखा हुआ है, पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के डिफरेंट रीजन को कनेक्ट करता है। तो डिफरेंट रीजन के बारे में बताया नहीं गया, तो एक तो कौन से हैं, वो है हमारे पास सेरिबेलम और सेरिब्रम, और साथ ही साथ ये हमारे पास जो दो हेमिस्फीयर्स हैं, क्या है, जो दो सेरिब्रम के जो है दो हेमिस्फीयर्स हैं, उनको भी आपस में कोऑर्डिनेट करवाने में क्या करा करता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया करता है। समझ आई मेरी बात यार, बोलो हाँ या ना, पक्का जी। बढ़ जाएं आगे, तो ये आपने यहाँ पर इसके बारे में पढ़ना था। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने इसके बारे में देख लिया, सेरिबेलम पढ़ना है हमने, और हमने यहाँ पे थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ना है, यहाँ पर हमने पढ़ना है जो थोड़ी सी बात आ रही है, किसकी आ रही है, वो आ रही है हमारे पास किसकी, सेरिबेलम की। किसकी आ रही है, सेरिबेलम की बात आ रही है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सेरिबेलम क्या है हमारे पास जी, सेरिबेलम का जो शाब्दिक अर्थ है,
ठीक है ना, सेरिबैलम मतलब सेरिब्रम से मिलता हुआ लग रहा है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज स्मॉल ब्रेन। क्या कहलाता है हमारे पास, स्मॉल ब्रेन या स्मॉल सेरिब्रम, छोटे सेरिब्रम, क्योंकि बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी हाईली कॉन्वुलेटेड। क्या है हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा ही कॉन्वुलेटेड हुआ करता है, कुछ ऐसे मैं दिखाता हूँ आपको बना के। इट इज़ समवट लाइक दिस, मतलब देखें कुछ ऐसे बीच में, तो इसके बीच में क्या है, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर हुआ करता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज वर्मिस। क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास क्या, वर्मिस, एक वॉर्म की तरह स्ट्रक्चर होता है, और इसके आसपास ऐसे करके क्या हुआ करती हैं, फोल्डिंग्स हुआ करती हैं किसकी, मतलब ये ऐसी फोल्डिंग से मिलके ये बना हुआ करता है, लाइक दिस। अगर आप देखते हैं तो उसको हाईली कॉन्वुलेटेड, बहुत ज़्यादा ही कॉन्वुलेटेड फॉर्म पे ऐसे करके ये प्रेजेंट है मेरे पास, इट इज़ लाइक दिस, ठीक है, ये एक प्रेजेंट है। इसके ऊपर क्या है, ये जो प्रोजेक्शंस हैं, दिस प्रोजेक्शंस आर नोन एज गायरी, ठीक है ना, ये जो डीपनिंग्स हैं ये दे आर नोन एज हमारे पास सल्काई, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गायरी का ध्यान रखना है, सल्काई को तो आप भूल जाए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मतलब इसके ऊपर क्या है, कुछ ऐसे करके कॉन्वुलेटेड प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है, अच्छा पहली बात तो इसके ऊपर इतने सारे गायरीज क्यों प्रेजेंट है, मतलब गायरी सल्काई क्यों प्रेजेंट है, द रीजन इज बिकॉज इट इज दे आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। क्या कर रहे हैं जी, वो इसके सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया सो दैट मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, सो दैट मोर न्यूरॉन्स कैन बी प्रेजेंट ओवर हेयर, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकें, और उसकी वजह से क्या हो, जो इसका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन ये परफॉर्म ज़रूर कर पाए, ठीक है, पक्का जी, मुश्किल तो नहीं है। तो सर इसका क्या क्या काम है, देखो, अच्छा काम मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले आप समझ लें कि जो मैं न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूँ वो न्यूरॉन्स कौन से हैं, और मैंने न्यूरॉन्स की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, शाबाश, स्पेलिंग गलत लिखने में तो खून हो जाते हैं, ठीक है। तो सुनो, ये जो हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, इसके पास कौन कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, इसका आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे जी। यहाँ पर आप सुन लेना, मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास कौन से, गोल्गाई न्यूरॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है बेसल न्यूरॉन्स, कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, हेयर वी हैव दी बास्केट न्यूरॉन्स जिसकी हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सब आपने कुछ याद नहीं करना है, मैं आपको किसी कारण से बता रहा हूँ, बस इसको सुन लो बस 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। और कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट है बिल्कुल भी याद नहीं करने, बस इनको सुन लो। यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है ग्रैन्यूल न्यूरॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास, और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास कौन से, बड़े ही इंपॉर्टेंट, इनको याद करना है आपने, क्योंकि पेपर में सवाल पूछा गया तो यहाँ से पूछा जाएगा, कौन से, पुरकिंजी न्यूरॉन्स या पुरकिंजी सेल्स। सुन लेना, पुरकिंजी सेल्स हमारे पास ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ना कि हार्ट में। हार्ट में पुरकिंजी फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं, ना कि पुरकिंजी सेल्स। तो ये जो पुरकिंजी सेल्स हैं, ये जो पुरकिंजी न्यूरॉन्स हैं, ये सबसे ही कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स हैं। क्या है हमारे पास ये, दे आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स, एंड इनके फंक्शन को समझ पाना क्या है, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मुश्किल है, ठीक है ना, इनके अरेंजमेंट समझना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड दिस पुरकिंजी न्यूरॉन्स हैं और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, सो दे आर इन्वॉल्व इन द रैपिड फंक्शनिंग। किसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास, ये रैपिड फंक्शन में ये इन्वॉल्व हुआ करते हैं। जैसे कि आप अभी मैं चल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, तो रनिंग वाले प्रोसेस के लिए, किसके लिए, रनिंग के लिए, ठीक है ना, या आप बहुत स्पीड से चल रहे हैं उसके लिए, या मैं बहुत स्पीड से बोल रहा हूँ, तो मैं बोल भी किस वजह से पा रहा हूँ इतनी स्पीड से, तो इट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस सेरिबेलम ओनली। इसको सेरिबेलम ही क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है, पक्का जी, बढ़ जाएं आगे, ठीक है। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, और एक बात का और ध्यान रखेंगे, कहता है जो आउटर पार्ट है इसका, क्या है जो इसका आउटर पार्ट है किसका, सेरिबेलम का, इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। किसका बना हुआ है हमारे पास ये, इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। और अंदर वाला पार्ट ऑब्वियसली किसका होगा, हमारे पास व्हाइट मैटर का होगा। तो जब आप क्या करेंगे जी, जब आप इसको क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे, जब आप इसको क्रॉस करेंगे, जैसे आप सेरिबेलम को मान लो, सेरिबेलम आपके पास ऐसे है, तो जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो इट विल अपीयर्स लाइक दिस, हमारे पास कुछ ऐसा नज़र आएगा। मतलब अगर आप सीधा करके देखेंगे तो इट विल अपीयर लाइक दिस। सो दिस इज नोन एज, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, इसको हम कहते हैं क्या, आर्बर वेटर। क्या कहते हैं इसको हम, आर्बर, सुन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये, दिस इज नोन एज आर्बर वीटाई, ठीक है ना। एंड दिस आर्बर वीटे, इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब है ट्री ऑफ लाइफ। क्या मतलब है इसका, ट्री ऑफ लाइफ,
लाइफ ट्री, जिंदगी का ट्री जो है वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, एंड द नेम इज आर्बर विटाई। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर में पूछा सकता है कि आर्बर विटाई इनमें से किस स्ट्रक्चर को हम कह दिया करते हैं, तो ध्यान रख लेना क्रॉस सेक्शन, और सिंपल ये सेरिबैलम के नाम से भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये इसको हम क्या क्या चीज़ों को कह देते हैं। ठीक है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो सेरिबैलम है हमारे पास, क्या है जो हमारे पास सेरिबैलम है, ठीक है, ये क्या करता है, ये कुछ चीज़ों को हमें सीखने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। इट मे बी इन्वॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस, किसमें, लर्निंग प्रोसेस में भी, पर अर्ली स्टेजेस में। जब आप बचपन में साइकिल चलाना सीखते हो, ठीक है, तो वो जो कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है, जैसे बच्चा बचपन में जब चलना सीखता है तो सीखने वाला जो प्रोसेस है, किसी भी चीज़ का सीखने वाला प्रोसेस, सो इन दैट प्रोसेस दिस सेरिबैलम इज बेसिकली इन्वॉल्व। समझ आ रही है मेरी बात? मुश्किल तो नहीं है, पक्का? एक चीज़ तो यहाँ पर आपने ये वाली ध्यान हमारे पास रखनी है। दूसरी बात आपने ये भी ध्यान रखनी है कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल का इफेक्ट क्या होता है सेरिबैलम पे, बहुत ज़्यादा होता है। और जब कोई पर्सन अल्कोहल ले लेता है तो इस वजह से उसकी रनिंग, वॉकिंग और टॉकिंग क्या होती है, अफेक्ट करती है। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि अल्कोहल डिप्रेस द एक्टिविटी ऑफ सेरिबैलम। सेरिबैलम की एक्टिविटी को क्या करता है, वो डिप्रेस करता है। और जब सेरिबैलम की एक्टिविटी डिप्रेस करेगी तो सेरिबैलम जो काम करता है रनिंग, वॉकिंग और टॉकिंग का, बेटे वो भी क्या हो जाती है, वो भी डिप्रेस हो जाती है। और आप वो चीज़ फिर क्या हो जाएगी, वो चीज़ हो ही नहीं पाएगी। और देखा होगा आपने, वो ना वो ठीक से चल पाता है, ऐसे करके लड़खड़ाता है, ठीक है ना, बात करता है तो जुबान वो करती है दबे भद्दकल, ऐसे करके बात करता है वो शराब पीने के बाद। तो द रीज़न इज़ बिकॉज सेरिबैलम उसका ठीक से काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेरिबैलम के बारे में पढ़ लिया। थोड़ी सी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं किसकी, हम मेडुला ऑब्लंगेटा की। किसकी बात करते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा जी। और उसके साथ ही क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ब्रेन वाला टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। सही है, पक्का, हाँ या ना? तो शुरू करें जी हम, तो चलिए जी सर हम शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे कि मेडुला ऑब्लंगेटा सबसे अंदर वाला पार्ट है ब्रेन का, एंड इट इज, मैं लिख लेता हूँ यार इसको, रुक जाओ दोबारा से, एंड इट इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। किससे कनेक्टेड है हमारे पास, ये स्पाइनल कॉर्ड से ये कनेक्टेड हुआ करता है। लिख दूँ वाली चीज, ये समझ आ रही है? इट इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। किससे कनेक्टेड है ये, स्पाइनल कॉर्ड से ये कनेक्टेड है। पहली चीज तो ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज जिसके बारे में मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए कि इट कंटेन्स सर्टन सेंटर्स। इसके पास क्या होते हैं, कुछ सेंटर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसके पास रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। क्या होता है इसके पास, रेस्पिरेटरी सेंटर्स हुआ करते हैं। आपने सुना होगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लंगेटा। तो क्या करता था ये हमारे पास, इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के रेट को ये कंट्रोल किया करता था। अरे हाँ या ना, पक्का? मुश्किल तो नहीं है। इसके अलावा इसके पास कार्डियोवास्कुलर सेंटर है। कौन सा सेंटर है इसके पास, इट कंटेन्स द कार्डियोवास्कुलर सेंटर। मतलब कि ये हार्ट की एक्टिविटीज को, इट कैन रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को घटा और बढ़ा सकता है। इट ऑल्सो रेगुलेट दी हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को अफेक्ट कर सकता है। कौन, मेडुला ऑब्लंगेटा, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास वो चीज़ प्रेजेंट है। आपने पढ़ा था ना बैरो रिसेप्टर्स, तो बैरो रिसेप्टर्स याद है आपको? हमारे पास जो नर्व्स थी, कौन कौन सी, दो नर्व्स थी। एक थी हमारे पास वेगस नर्व, और एक जो नर्व थी हमारे पास वो थी हैरिंग्स नर्व, जो हमारे पास फेरिंजियल नर्व्स के थ्रू पहुंचती थी। कहाँ पर, ब्रेन के कौन से वाले पार्ट पे, मेडुला ऑब्लंगेटा वाले पार्ट पे। कौन से वाले पार्ट पे, मेडुला ऑब्लंगेटा वाले पार्ट पे पहुंचा करती थी। और तीसरा सेंटर कौन सा इसके पास, इसके पास है गैस्ट्रिक सेंटर। कौन सा, गैस्ट्रिक सिक्रीशन सेंटर। तो ये सिक्रीशन करवाया करता है। जैसे आपने सुना होगा फॉर एग्जांपल, जैसे कभी आपने देखा है खाना खाने को देख के क्या हो जाती है, लार आ जाती है, सलाइवेशन होता है। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए भी ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। उस जो पहली बार जो सलाइवा आता है, सो दैट सलाइवा इज नोन एज जो आता है हमारे पास, ये मोटर नर्व्स के थ्रू ये बेसिकली सिग्नल्स पहुंचते हैं हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स पे। सैलिवरी ग्लैंड्स कॉन्टैक्ट करते हैं और सलाइवा वहाँ से रिलीज किया जाता है। पक्का है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ सेंटर्स हैं इसके पास, जैसे आप ध्यान रखेंगे, द सेंटर्स दैट इज प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लंगेटा आर फॉर द कफिंग। आपको कफिंग होती है ठीक है ना, आप छींकते हो स्नीजिंग के लिए,
या कई बार आप उल्टी कर देते हो, वोमिटिंग, तो इन सब के लिए जो सेंटर्स हैं, ऑल दी सेंटर्स आर प्रेजेंट इन दी मेडुला ऑब्लंगेटा। कहाँ प्रेजेंट हैं जी? सारे के सारे सेंटर्स प्रेजेंट है हमारे पास किसमें? मेडुला ऑब्लंगेटा में ये सेंटर सारे के सारे प्रेजेंट हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? सर जी बिल्कुल हम रखेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना है यहाँ पर हमारे पास मेडुला ऑब्लंगेटा, पॉन्स और मिड ब्रेन मिलकर क्या बनाते हैं? दे फॉर्म्स दी, हमारे पास ये बनाते हैं ब्रेन स्टेम। क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम, जो आगे कनेक्टेड किससे होती है? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड हुआ करती है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी ब्रेन। यहाँ पर हमने ब्रेन के सारे स्ट्रक्चर्स को हमने बेसिकली पढ़ लिया है। इसके बाद हमारे पास वेंट्रिकल्स वाला पार्ट आता है, ठीक है ना, बट इट इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक है, पर फिर भी हम उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताएं यहाँ तक कोई डाउट है? कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलें जी, ठीक है ना, तब तक के लिए हम बढ़ते हैं आगे।